जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उपनिवेशवाद करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहली बात कि उपनिवेशवाद जो उसकी भूमिका क्या रही, अर्थात उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वो किस प्रकार से उपनिवेशवाद जो उसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा बिंदु हम अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक उपनिवेशवाद जो उसके उद्देश्य क्या रहे थे, आखिर ये जितने भी राष्ट्र थे वो उपनिवेशवाद जो उसकी दौड़ जो उसमें भागे तो उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा था। तो आज हमारा जो वीडियो है उसी का अध्ययन करेंगे। उपनिवेशवाद की शुरुआत। आज हम उपनिवेशवाद जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद जो है वो क्या चीज़ थी और किस प्रकार से आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से लोग उपनिवेशवाद जो उसकी ओर अग्रसर हुए। तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका जो उसका अध्ययन करेंगे। माना जाता है कि शताब्दियों से रोम पश्चिमी सभ्यता जो उसका केंद्र रहा था, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। और रोम साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था, परंतु बर्बर जातियों के आक्रमण तथा रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ व्यापारिक संपर्क जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था। और 12वीं-13वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में स्थिर सरकारें जो थी वो भी समाप्त हो चुकी थी और कुलीन वर्ग में मूल्यवान और भोगविलास की वस्तुओं की मांग या डिमांड जो बढ़ने लगी थी। और इस स्थिति का लाभ उठाकर इटली के कुछ नगर, विशेषकर जैसे कि वेनिस ने अरब व्यापारियों की मध्यस्थता से फिर से पश्चिम एशिया जो उससे संपर्क स्थापित किया। और 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप एवं पूर्व के मध्य वेनिस ने अपना महान व्यापारिक साम्राज्य स्थापित कर लिया और उससे भारत से मसाले, चीन से रेशम, भारत से रत्न, जवाहरात और बढ़िया किस्म का सूती सामान, इसके अलावा फारस की खाड़ी से मोती, दमिश्क तथा अन्य मुस्लिम नगरों से लोहे के शानदार शस्त्र और एक साथ पूर्वी भूमध्य सागर के बंदरगाह जो उनके ऊपर लाकर उतारा जाने लगा। और इन वस्तुओं के बदले में स्वर्ण मुद्राओं के अलावा जैसे पशुओं की चमड़ी और उनसे निर्मित वस्तुएं, महीन रोए, ऊनी वस्त्र, पीतल और आदि जो थी वो कहा जाता कि यूरोपीय देशों से लाई गई और अन्य वस्तुएं देकर वेनिस के व्यापारी भी काफी मुनाफा कमाते थे। और पुर्तगालियों को वेनिस के व्यापारी जो उनसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी, परंतु उन्हें वेनिस वालों को सहन करना पड़ा क्योंकि वे पूर्वी देशों के मसालों तथा अन्य वस्तुओं के काफी आदी हो चुके थे। और धर्म युद्धों की समाप्ति के बाद मुसलमानों ने अपने साम्राज्य के विस्तार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे इस्लामी साम्राज्य का विस्तार होता गया, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के मध्य व्यापारिक मार्ग जो था वो भी असुरक्षित होकर बंद होते गए और यूरोपीय बाजारों में एशियाई वस्तुओं की आवक में भारी कमी आने लगी। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ओटोमन तुर्कों जो कि एशिया माइनर में बस चुके थे, उन्होंने अपने विजय अभियान शुरू किए, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संपूर्ण पूर्वी भूमध्य सागर जो वहां पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया और वे वियना के प्रवेश द्वारों के निकट तक जा पहुंचे। और जब सीरिया और मिस्र पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो तुर्कों ने व्यापारिक मार्ग पर इतना अधिक टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया कि यूरोपियनों के लिए पूर्वी उत्पाद जो उनको मंगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जैसे थोड़ा बहुत व्यापार होता था उस पर भी किसका, इटली के नगर राज्य जो उनका एकाधिपत्य था और स्थल मार्गों पर भी तुर्कों का एकाधिपत्य जमा हुआ था। अतः यूरोप के पश्चिमी देश ऐसे जलमार्गों की खोज के लिए निकल पड़े कि जिसके द्वारा वे मुसलमान तथा इटली के नगर राज्यों पर निर्भर हुए बिना पूर्वी देशों से सीधा व्यापार कायम कर सके। और परिणाम यह निकला कि यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु अटलांटिक महासागर की ओर अर्थात स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड के नए राजतंत्र की तरफ मुड़ गया और यहाँ केंद्रीकृत तथा स्वग्राही राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था। और साहसी अन्वेषियों को समुद्री यात्राओं के लिए सक्षम जहाजों के साथ अन्य उपकरण, गोला बारूद, तोप, बंदूक उनके अलावा कहा जाता है कि सरकार जो उसकी हेल्प की भी जरूरत पड़ती थी। और अटलांटिक पार और अफ्रीका के समुद्र तट से लेकर इंडीज तक प्रारंभिक सामुद्रिक खोजों में पुर्तगाल और स्पेन जो था वो सबसे आगा था। और दोनों देशों में राष्ट्रीय भावना जो उसका भी विकास हो चुका था और दोनों देशों की सरकारें जो थी वो भी स्थिर थी। और दोनों देशों ने कई शताब्दियों तक आइबेरियन प्रायद्वीप तथा उत्तरी अफ्रीका में मुसलमानों के विरुद्ध सफल धार्मिक युद्ध लड़े थे और मुस्लिम सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा उन्हें ईसाई धर्म में बदलने में कहा जाता है कि उन्होंने अपना कार्य किया। और अब दोनों देशों ने अपने ये अनुभव किया कि धन और समय का उपयोग भौगोलिक खोजें जो उनको करने के लिए करना चाहिए। और संयोग भी ये हुआ कि इस समय तक मानचित्र कला
खगोलीय प्रेक्षणों और जहाज निर्माण में कई तरह के परिवर्तन किए जा चुके थे और पुनर्जागरण काल में उन्हें यह जानकारी भी मिल गई थी कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है और पश्चिमी दिशा में समुद्री यात्रा के द्वारा पूर्वी देशों की तरफ जाया जा सकता है। और अब उन्नत किस्म के बड़े बड़े जहाज जो उनका निर्माण किया जाने लगा, उनकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा और शीघ्र ही कहा जाता है कि ज्यादा पालों वाले पतवार यानी कि जहाज बनने लगे। और इसके साथ ही कहा जाता है कि यूरोप वासियों ने कुतुबनुमा जो उसका भी प्रयोग करना सीख लिया था और इस दिशा सूचक यंत्र के कारण अब विशाल महासागरों में राह भटकने का भय जो था वो भी खत्म हो गया था। इसके अलावा दूसरे उपकरण जो थे उनमें भी सुधार किया गया, जिनमें एस्ट्रोलेब वह उपकरण जिससे कि क्या अक्षांश जाना जाता था काफी प्रमुख था और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके अब अच्छे मानचित्र जो उनका भी निर्माण होने लगा और इन सभी ने मिलकर भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया और इन सर्वेक्षण मूलक अभियानों को शीघ्र ही औपनिवेशिक उद्यम में बदल दिया गया और यहीं से उपनिवेशवाद जो उसकी शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद जो उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस प्रकार से यूरोपीय देशों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता हुई तो उस हिसाब से उन्होंने अपना मार्ग जो वो भी ढूंढ निकाला। नेक्स्ट आता है प्रारंभिक उपनिवेशवाद के उद्देश्य, कि प्रारंभ में उपनिवेशवाद जो उसके बसने के पीछे क्या कारण रहे थे, तो उसका हम अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक उपनिवेशवाद जो उसके उद्देश्य कि 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में प्रारंभिक उपनिवेशवाद जो उसके कुछ उद्देश्य थे कि यूरोपीय राष्ट्रों ने समुद्र पार अपनी शक्ति जो उसका विकास को किया, इसके साथ ही इसको सफल बनाने में कौन सी सामाजिक और तकनीक क्षमताएं जो काम कर रही थी इनके बारे में हम जानते हैं। कि पहला उद्देश्य ये था कि इस्लाम की प्रगति को रोकना तथा आर्थिक दृष्टि से उसे क्षति पहुंचाकर अपने लिए लाभ उठाना था और संपूर्ण मध्य युग ईसाई जगत और इस्लाम के मध्य सैनिक, आर्थिक और धार्मिक प्रतिस्पर्धा जो उससे परिपूर्ण रहा और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद से यूरोप में इस्लामी साम्राज्य जो था उसका भी पतन होने लगा और ऐसा लगने लगा कि वे शीघ्र ही उत्तरी अफ्रीका, बाल्कन प्रायद्वीप और मध्य यूरोप को भी जीत लेंगे। और ये ठीक है कि निकट पूर्व में लड़े गए धर्म युद्धों में ईसाई जो थे उनको बहुत ज्यादा पराजय का सामना करना पड़ा, फिर भी पुर्तगाल और स्पेन में धर्म युद्ध की विचारधारा जो थी जीवित रही, क्योंकि पुर्तगाल की राष्ट्रीय एकता वास्तव में लंबे समय से धर्म युद्ध जो उन्हीं की उपज थी और स्पेन अभी भी धर्म युद्ध जो उनसे पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया था। पराजित ईसाई शक्तियां अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम शक्तियों पर धावा मारकर प्रतिशोध लेने की में जुटी हुई थी और इसके लिए वे पूर्वी अफ्रीका या एशिया के अन्य साम्राज्य के साथ गठबंधन की सोचने लगे और तुर्कों की आय का एक सबसे बड़ा स्रोत क्या था, पूर्वी व्यापार रहा था। इसलिए पश्चिम के देश ये सोचने लगे कि यदि तुर्की अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी अन्य मार्ग से पूर्व के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके तो तुर्की समृद्धि जो उसको भारी धक्का पहुंचाया जा सकेगा और पूर्वी व्यापार से होने वाली आय से पश्चिमी देशों की समृद्धि जो उसको बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार से ईसाई जगत और मुस्लिम जगत में युद्ध और व्यापार दोनों ही क्या चलने लगे, साथ साथ चलने लगे और आर्थिक मोर्चे पर तुर्कों को शिकस्त देने के लिए भौगोलिक अन्वेषण या खोजें जो उनको बढ़ाया जाना जरूरी था और यही भौगोलिक खोजें समय के साथ साथ औपनिवेशिक उद्यम जो उसमें भी परिवर्तन लाया। उपनिवेशवाद का एक मुख्य उद्देश्य भूमि जो उसको प्राप्त करा, क्योंकि जाहिर है जनसंख्या जो धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसको बसाने के लिए किसकी भूमि जो उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि इस युग में भूमि और उस पर भूमि पर कार्य करने वाले लोगों का श्रम संपत्ति के प्रमुख स्रोत थे और स्पेन तथा अन्य देशों में कुलीन वर्ग के लोग भोले भाले परिश्रमी किसानों की भूमि को हत्या कर अपनी जागीर बनाने में सफल हो रहे थे, परंतु आम लोगों के लिए भूमि प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर यूरोप के बाहर ही था, यद्यपि इसके लिए भी उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करने का एक आसान उपाय नई भूमि पर अधिकार जमा कर उसका उपयोग करना था और ऐसी भूमि पर अधिकार करना जिसका कोई मालिक नहीं हो अथवा उस भूमि के कब्जाधारियों को आसानी से मारा या खदेड़ा जा सके। इस प्रकार से अधिग्रहित भूमि पर परिश्रमी किसान और पशुपालक सरलता से अपनी बस्तियां बसा सकते थे। इस प्रकार के लोगों को अपने क्रियाकलाप में किसी अन्य व्यक्ति जो उसका हस्तक्षेप पसंद नहीं था, ऐसे लोगों के लिए अपनी मनपसंद भूमि प्राप्त करने का विकल्प जो था यूरोप के बाहर ही था और ऐसे लोगों जिनमें पुर्तगाल और स्पेन के लोग शामिल थे ने सबसे पहले मेदीरा और कैनरीज द्वीपों में जाकर अपनी बस्तियां कायम की और ये उपनिवेशवाद जो उसकी दिशा में सबसे पहला कदम था और इन बस्तियों में बसने वाले साधारण लोग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो उसी के रहे थे।
इसके अलावा औपनिवेशिक शुरुआत का एक कम आकर्षक उद्देश्य समुद्र पार व्यापार में पूंजी निवेश कर मुनाफा कमाना था और तत्कालीन यूरोप में पूर्वी देशों की वस्तुओं की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और अभी तक इटली के नगर राज्य इस व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। इसके अलावा पुर्तगालियों को उसके एकाधिकार जो उससे भी जलन थी और पुर्तगाल के पास अच्छे बंदरगाह, इसके अलावा नाविक जहाजों और कुशल व्यापारी जो उनकी भी कोई कमी नहीं थी, परंतु इटली के नगरों की श्रेष्ठ नौ शक्ति के कारण वे भूमध्य सागर पर उनके प्रभुत्व जो उसको चुनौती नहीं दे पाए। अतः उन्होंने पूर्व की ओर जाने वाले वैकल्पिक समुद्री मार्गों का पता लगाने का निश्चय कर लिया और कुछ विद्वानों के अनुसार मछलियों का व्यापार में भी भौगोलिक खोजें जो उनको प्रोत्साहित किया और मत्स्य व्यापार से पुर्तगाली जो है वो काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे और वह उन्हें अटलांटिक महासागर में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी समुद्र तट की ओर उनकी रुचि का प्रमुख कारण यही रहा था। और औपनिवेशिक शुरुआत के लिए इन सब परिस्थितियों के अलावा धार्मिक उत्साह जो है वो भी था कि समुद्र पार जाने वाले अन्वेषक और विजेता बड़े ही धर्मनिष्ठ लोग थे और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने तथा पाश्चात्य संस्कृति जो उसका प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से उपनिवेशवाद के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। और ईसाई धर्मावलंबियों का एक धर्म प्रचारकों की सुरक्षा की ओट में यूरोपीय देशों को लूट एवं विजय प्राप्त करने का सबसे प्रमुख या स्वर्ण अवसर दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपके उपनिवेशवाद जो उसके उद्देश्य रहे थे, आखिर किन किन कारणों की वजह से राष्ट्र जो थे वो उपनिवेशवाद जो उसकी दौड़ जो उसमें भागे।